नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। एक बार फिर से शुरू करते हैं अपना वही सफ़र। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक से हम देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। हम देखेंगे जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे आप फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या वीडियो की कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की रीट की भी कर रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है ना। पढ़े तो देखें। राजस्थान भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया था? 1800 में। कौन सा शब्द? राजपूताना। कौन सा? कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कृति ये एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, ये अभी पूछा गया, पटवार में भी प्रश्न आया है। ये जेम्स टोड की बुक ही है, ठीक है। तो इसमें राजस्थान प्रयोग किया था। क्या किया था प्रयोग? राजस्थान प्रयोग किया था 1829 में। जेम्स टोड की पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में। उसके बाद राजस्थान का नामकरण पूरा कब हुआ? वह 30 मार्च 1949 को। राजस्थान नामकरण की बात है, राजस्थान एकीकरण की बात अलग है, राजस्थान नामकरण की बात अलग है, दोनों में डिफरेंस है ना। चलो, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उसके लिए मरु एवं धन्व प्रयोग हुआ था। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से? जोधपुर के तो मरु, मरुवाड़ और मारवाड़ है। बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जो किस नाम से जाना जाता है? बीकानेर आसपास का जांगल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जांगल देश। अब अगला देखें, प्रतापगढ़ में माही नदी के आसपास का क्षेत्र कांटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांटल। याद रहेगा। आगे देखें, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के आसपास का भूभाग किस नदी से जाना जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो माही नदी का जो भूभाग है वो छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। भैंसरोडगढ़ से बिजोले के मध्य का पठारी बाग किस नाम से जाना जाता है? ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखें, उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियाँ है ना, पहाड़ियों से घिरा हुआ बाग है वो कहलाता है गिरवा। कौन सी? गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर के आसपास। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का बाग किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर वो बांसवाड़ा के मध्य का बाग बांगड़ के नाम से। कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, हाड़ौती। सीकर झुंझुनू चूरू का बाग किस नाम से जाना जाता है? शेखावटी। किस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था? क्या कहलाता था? प्राकृत था। जो आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक का काल था, जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित है, लेखन कला उसे नहीं आती थी, लेखनी नहीं था। अस्पष्ट एवं अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल में प्राप्त होते हैं? आदि युग, यानी हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक का। इस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं ऐतिहासिक युग के अंतर, ठीक है। भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित माना जाता है? पाषाण काल। मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से मानते हैं हम? पाषाण काल से। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? पाषाण काल को हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के रूप में। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? जयपुर व इंद्रगढ़ से। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम बात करें तो सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए जयपुर व इंद्रगढ़ से। जयपुर व इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार जो हथौड़ी है वो किसने खोजी थी? वो सीए हैकेट ने खोजी थी। जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? बी ऑल्विन को जाता है। याद रखिएगा, पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जालोर में पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किसे जाता है? बी ऑल्विन को जाता है। राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए? चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? मध्य पाषाणकालीन सभ्यता के लूणी व बेड़च और इनकी सहायक नदियों के किनारे। मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने गए? मध्य पाषाण काल में जो निर्मित औजार बने वो किस नाम से जाने गए? तो माइक्रोलिथ। राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर व नवपाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर। नवपाषाण काल, उत्तर और नवपाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं तो बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर में। पिंड पाडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो वह चित्तौड़ में। पिंड पाडलिया धातु युगीन, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। पिंड पाडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ है? वह चित्तौड़ में है, ठीक है। नंदलालपुरा, केराड़ौत और चित्तवाड़ी धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? वह है जयपुर में। साबणिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? बीकानेर में। कोल माहौली
धातु युगीन सभ्यता का स्थल कहाँ पर है? सवाईमाधोपुर में। कोल माहौल याद रखिएगा। मला धातु युगीन सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में है। एलाना धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? वो है जालोर में। बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ है? अजमेर में। अहाड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में है। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? सीकर में। गिलुंड धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पर है? वो है गिलुंड राजसमंद में, याद रहेगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है ये आपके। राजस्थान में लोहकालीन सभ्यता के प्रमाण किन किस स्थानों से प्राप्त हुए? नो, यानी कि लोह युगीन से। लोह युगीन सभ्यता का पूछा जा सकता है। लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो इसमें से कौन सा होगा? देखो, लोह में नो भरतपुर, जोधपुर जयपुर और सोनारी जुन्नू। नाम सोनारी हैं लेकिन क्या है? लोह युगीन है। रेड टोंक ये है लोह युगीन सभ्यता, याद रखिएगा। प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर रेनटोको कहा जाता है। भारत में लोह युग के प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से होता है? नौ से होता है, ठीक है। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति का उदय कहाँ से हुआ? विराटनगर से। कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज किसने की? अमनानंद घोष ने की 1952 में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? कालीबंगा, सरस्वती और द्वैस्वती, जिसको कहा जाता है वर्तमान नाम जिसका गगर है। उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5 स्तरों पर कालीबंगा है ना। कितने स्तरों पर? 5 स्तर पर। स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया? स्तर के आधार पर कालीबंगा को 2 में, प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। अगला, दोहरे जूते खेतों के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हो? दोहरे जूते खेत कालीबंगा से, ठीक है। धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हो? धूलकोट, अहाड़, उदयपुर, याद रहेगा। अहाड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? अहाड़ आयड़ नदी कैसे कह दें या बेड़च नदी। अहाड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? अहाड़ 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। अहाड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अहाड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी। गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? गिलुंड किस नदी पूछा? गिलुंड राजसमंद हमने देखा, बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? गिलुंड सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन हुआ? बीबी लाल 1957-58। बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया? बागोर का तो वीएन मिश्र 1967-70। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सिक्कर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी के। कृपस वर्णी मृद पात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? गणेश्वर से। भारत के ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? सभ्यता की जननी ताम्र युगीन गणेश्वर, याद रखिएगा। यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? बीनमाल से। बीनमाल का प्राचीन नाम था सिरिमाल। रोमन एम्फोरा सुरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? रोमन एम्फोरा, बीनमाल, याद रहेगा। इस्वाल सभ्यता स्थल कहाँ पर? इस्वाल सभ्यता याद रखना, उदयपुर। राज्य में मौर्यकालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थान से प्राप्त होते? बेराट। अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ? अशोक का कौन सा अभिलेख? बाबरू अभिलेख जो है ना। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? ताम्र पाषाण कालीन जो सभ्यता स्थल है बालाथल उदयपुर। बालाथल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बालाथल वीएन मिश्र। रंगमेल सभ्यता स्थल कहाँ पर? रंगमेल हनुमानगढ़। ओजाना सभ्यता स्थल कहाँ पर है? ओजाना भीलवाड़ा। नगरी सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता स्थल कहाँ पर? बरौर कहाँ है? बरौर गंगानगर में, बरौर। राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? डेरा तरखान वाला चक, ठीक है। डेरा तरखान वाला चक 64। पांडवों ने किस स्थान पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। विराट की पुत्री थी उत्तरा के, उसका विवाह किसके साथ हुआ? अभिमन्यु के साथ। अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना? जो वो कौन था? परीक्षित। भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी जाती है? पूर्व मध्य काल 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने कहा था? वैदिक आर्यों की संतान कहने वाला था GH ओझा, C वैद्य। और राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका था? यह भी पटवार में प्रश्न था, है ना, चंद्रवरदायी। अग्निकुंड से उत्पत्ति कौन मानता है? चंद्रवरदायी।
चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई? पृथ्वीराज रासो। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई थी? मुनि वशिष्ठ। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? कौन से हुए थे? परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। परमार, चालुक्य, प्रतिहार, चौहान। ठीक है। राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई थी? ब्राह्मणों से बताई थी D.R. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत का खंडन किया था, खंडन जो ये नहीं मानते, खंडन करने वाले दशरथ शर्मा। किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताया? कर्नल जेम्स टोड। अबुल फजल ने गोहिल वंश को किससे संबंधित माना था? अबुल फजल ने गोहिल वंश को किससे संबंधित माना? ईरान के शासक नौशेखाक। कर्नल टोड ने गोहिल वंश को किससे संबंधित माना था? वल्लभी के शासक से। गोहिल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा और नैन सिंह ने। ब्राह्मणों से संबंधित बताया था गोहिल वंश को गोपीनाथ शर्मा और नैन सिंह ने। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन हुआ था? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? किसको हराया था? मानवरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बनवाया था? कैलाशपुरी में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? नागदा को बनाया था बप्पा रावल ने। बप्पा ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बप्पा ने धारण की थी उपाधि कालभूष। इतिहासकार C.V. वैद्य बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के चार्ल्स मार्टेल से करते हैं। भूताला का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध लड़ा गया। जैतर सिंह और इल्तुतमिश 1227। भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक सूरी यानी ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी का। हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन में कहा गया है इल्तुतमिश। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी के 1540। गौरव बादल किसके सेनापति थे? रावल रतन सिंह के। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो के किस ग्रंथ में खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का उल्लेख मिलता है? खजाइन उल फुतूह। गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ कब जीता? 1326। विषम घाटी पंचानन व मेवाड़ का उदार किसे कहा जाता है? हमीर को। ठीक है। हमीर के वंशज क्या कहलाए? हमीर के वंशज कहलाए सिसोदिया। हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? कौन सा युद्ध था? हमीर ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया? सिंगोली का युद्ध 1336 बांसवाड़ा। राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है? राणा लाखा का पुत्र था राव चुंडा। उदयपुर में बंजारे द्वारा पिछोला जेल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राणा लाखा द्वारा। महाराणा कुंभा किसका पुत्र था? महाराणा कुंभा राणा मोकल का पुत्र था। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया? सारंगपुर का युद्ध 1437। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया? सारंगपुर का युद्ध 1437। किस विजय के बाद राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? सारंगपुर का युद्ध। चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन 1456। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। एकलिंग महात्म्य किसकी रचना? कान्हा व्यास की। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास। संगीत राज संगीत मीमांसा सूट प्रबंध किन की रचना है? महाराणा कुंभा की। संगीत राज संगीत मीमांसा और सूट प्रबंध याद रहेगा। संगीत राज संगीत मीमांसा और सूट प्रबंध। महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान किसकी उपाधियाँ? कुंभा की। इतनी सारी उपाधि याद रखिएगा। कौन कौन सी? महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये महाराणा कुंभा की। महाराजा धीराज राजाओं का राजा होने के कारण कहा जाता था। महाराणा अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा कहा जाता था। राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण से राणो रासा कहा जाता था। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने तथा विभिन्न सामंतों और जो जागीरदारों के हितैषी होने के कारण। दान गुरु विद्वान कलाकारों निर्धनों को दान देने के कारण। हाल गुरु गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, पर्वतीय दुर्गों पर विजय हासिल करने के कारण। परम गुरु विभिन्न विधाओं का ज्ञाता तथा अपने समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण। प्रसिद्ध गीत गोविंद नामक पुस्तक पर टीका रसिक प्रिया में भी कुंभा की निम्न उपाधियों का वर्णन मिलता है। नरपति सामान्य मानव से श्रेष्ठ होने के कारण नरपति। अश्वपति कुशल घुड़सवार होता था उसके कारण। गणपति राज्यों का राजा होने के कारण। छाप गुरु छापामार युद्ध पद्धति में जो निपुण होता था उसके कारण। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू की रक्षा करने वाले उसे कहा जाता था। नाटक राज नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण। सेल गुरु युद्ध में निपुण होने के कारण।
चाप गुरु, धनुर्विद्या का ज्ञाता होने के कारण, अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणावादक एवं संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण, प्रजापालक जनता का हितैषी होने के कारण। राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राणा कुंभा की हत्या राव उदा ने की थी 1468 में। और इतिहास में राणा सांगा किस नाम से जाना गया? हिंदूपत। खातौली का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? बयाना का युद्ध। किस युद्ध में सांगा की सेना ने बाबर की सेना को परास्त किया था? तो बयाने का युद्ध था फरवरी 1527 में। बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को परास्त कर दिया था? वो था खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति बाबर की विजय का कारण बनी थी? वो थी तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा। राणा सांगा की विष देने से किस स्थान पर मृत्यु हो गई थी? तो वो था बसवा, जो कि दौसा में है, 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा का समाधि स्थल कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। पन्ना ने अपने किस पुत्र के बलिदान से उदय सिंह के प्राण बचाए थे? तो वो चंदन। उदय सिंह का राज्याभिषेक किसके सहयोग से हुआ था? मालदेव। किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता प्राप्त की थी? वो था मावली का युद्ध 1540। देखो कौन सा था, किस युद्ध में उदय सिंह ने बनवीर को मारकर अपनी पैतृक सत्ता वापस हासिल करी थी? तो मावली का युद्ध था 1540। उदय सिंह ने कब उदयपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया था? 1559 में। अकबर ने जयमल और फतेह की वीरता से मुग्ध होकर उनकी मूर्ति कहाँ पर लगवाई थी? तो आगरा के किले के द्वार पर लगवाई थी। उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? उदय सिंह ने किसे बनाया था? जगमाल को बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? हल्दी घाटी का खमनोर के निकट था। और प्रताप की सेना के हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? ह से हरावल, ह से हकीम कासूर था। मुगल सेना के हरावल का बाग का नेतृत्व करा था जगन्नाथ कछावा ने। तो दोस्तों ये था मैटर, कैसा था जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।